अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आने वाले सेनेट इंतखाबात और पीडीएम के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात को शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया और इस पर सदर मुमलिकत ने अब से कुछ देर पहले दस्तखत कर दिए। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जो इस फैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत होगा। 2017 के इलेक्शन एक्ट की शिकों में तरामीम की गई हैं, जिसके तहत पार्टी सरबराह किसी भी रुकन का वोट देख सकेगा। इस ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, लेकिन इस मामले पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तो जा चुकी थी और यह मामला कौमी असम्बली में भी ले जाया गया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। अराकीन दस्तों गिरबा हो गए थे। अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान को अपने अराकीन असम्बली पर एतमाद नहीं, इसलिए ये तरामीम लाई जा रही है। इंतखाबात से मुताल्लिक़ हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। लगता यह है कि पीटीआई को अपने अराकीन पर एतमाद नहीं और पीटीआई की क़यादत कुछ ऐसे नापसंदीदा लोगों को सेनेटर बनाना चाहती है कि जहां खुद उनके अपने अराकीन उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने एमपीएस एमएनएस भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। हुकूमत ये कहती है कि वो सेनेट इंतखाबात में शफाफियत चाहते हैं, इसीलिए इंतखाब का तरीकाकार तब्दील करना चाहते हैं और अपोजिशन का ये दोहरा म्यार है कि वो इसकी मुखालफत कर रही है। हम अदालत में भी गए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं और सारी कौम को मैं चाहता हूं देखें, आप सब देखें कि जब सबको पता है पैसा चलेगा तो ये क्यों नहीं उस अमेंडमेंट को बैक करेंगे जिधर ओपन बैलेट हो, जिधर ये उसकी वजह से पैसा नहीं चलेगा। तो ये अब इस हफ्ते सारी कौम देखेगी कि कौन किधर अपना वोट डालता है, क्योंकि जो भी अगर सीक्रेट बैलेट के साथ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो ये करप्शन का निजाम नहीं खत्म करना चाहते। इन लोगों ने हमेशा पैसे पे ईमान रखा है, पैसे के जरिए इन्होंने अपनी सियासत की है और पैसे के जरिए इन्होंने चीजें खरीदी हैं, लोगों को खरीदा है। अब जो है तो हम इसको बिल भी ले आए हैं और हम इसको पेश करेंगे असेंबली में और हम ये देखेंगे कि कौन इसको अपोज करता है कि कल वो फिर गिला ना कर सके कि वो एक्सपोज हो, वो लोग जो हकीकत की सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो इस इलेक्टोरल सिस्टम में शफाफियत नहीं चाहते। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और कौम इसको देखेगी। क्या हुकूमत को सेनेट इंतखाब के तरीक़ाकार में तब्दीली ऑर्डिनेंस के जरिए करनी चाहिए? क्या हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद है? क्या अपोजिशन ये जो तब्दीली है इंतखाब के तरीक़ाकार में उसका रास्ता सियासी या कानूनी तौर पर रोक सकेगी? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और सरबराह NCOC जनाब असद उमर साहब। उनसे पहले बात होगी। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले जरा मैं कुछ कोरोना की वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से कुछ सवालात हैं वो पूछूंगा और उसके बाद फिर ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इलेक्शन के तरीक़ाकार का और कुछ पीडीएम से हवाले से भी सियासी सवाल होंगे। वैक्सीनेशन का जो असद उमर साहब प्रोसेस चल रहा है, ये जो आपने टाइमलाइन रखी है हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो मराहल रखे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उस टाइमलाइन के मुताबिक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसमें कोई सुस्त रवि नहीं होगी? जी, ये अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमारी मीटिंग खत्म हुई है यही वैक्सीन से रिलेटेड और उसमें दोनों हम पहलू देख रहे थे। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि सवाल के जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो वैक्सीन मुहैया हो गई है उसके इस्तेमाल के अंदर, वो ज़ाहिर है हमें पहले भी पता था कि शुरू में ज़रा
2-4 दिन हफ्ता लगेगा उसको गियर अप होने के लिए, और उसको हमने मॉनिटर करना है कि वो स्पीड से काम हो जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट करते हैं, और उसकी डेली रिपोर्टिंग भी हम शुरू करा देते हैं। हमारी सुबह को जो रोज़ाना रिपोर्ट आती है, एपी रिपोर्ट हम उसको कहते हैं, उसके अंदर हमने वो शामिल करवा लिया कि रोज़ाना हमें बाय प्रोविंस आता रहेगा डेटा। दूसरा उसके साथ साथ जो है वो हमने ये भी टाइम करना है, दूसरा हिस्सा जो डिस्कशन का था वो ये था कि जो नेक्स्ट आनी है बैच, ये तो 5 लाख वैक्सीन आ गई, तो उसमें जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और हर ऑप्शन की क्या सूरत हाल है, और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम उसके ऊपर भी कोई फैसला कर लेंगे। तो वो दोनों पहलू जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है कि वैक्सीन दस्तयाब भी हो और वो फिर जो है वो बर वक्त लगें भी लोगों को। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है, बहसें भी जो है वो चल रही हैं इसकी एफिकेसी के हवाले से, साइड इफेक्ट्स के हवाले से। वो बताएंगे एनसीओसी में किस तरह से आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि ये जो वैक्सीन मिल रही है, एक तो ये कि ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा फिर ये कि इसकी जो दस्तयाबी है उसको भी जो है वो किस तरह से जो है वो इंश्योर किया जाएगा आने वाले दिनों में, जबकि ये प्रोसेस जो है वो आगे भी चलेगा और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जरूरत होगी। देखिए, अप्रूवल जो है जैसे आपने कहा कि कैसे डिसाइड किया जाए बेस्ट पॉसिबल है, वो बेस्ट पॉसिबल जो है वो उसका क्लियर एक कोई जवाब नहीं है। आज हमारी मीटिंग के अंदर भी एक से ज्यादा राय मौजूद थी कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा मौजूद है, तो हमने तो ये करना है कि जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको मुहैया किया जाए। जो उसके अंदर एक बुनियादी चीज है, जाहिर है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू इनकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव की जाती है, और दुनिया की जो तमाम ममालिक हैं वहां पर भी वो अप्रूवल प्रोसेस हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। तो हमें ये पता है कि ऐसी कोई भी वैक्सीन जो है वो अप्रूव पाकिस्तान में नहीं की जा रही है जो दुनिया के बाकी बड़े ममालिक के अंदर उनकी अप्रूवल प्रोसेस ना हो। वो हो सकता है चीन हो सकता है यूरोपियन ममालिक हो सकता है अमेरिका हो, हर वैक्सीन हर जगह नहीं है, बट जो बड़े दुनिया के वेल डेवलप जहां पे ये वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं उन ममालिक की रजिस्ट्रेशन को बुनियाद बनाकर, और जाहिर है फिर हमारे अपने भी सवाल आते हैं, वो ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की एक टेक्निकल कमेटी है, वो टेक्निकल कमेटी फिर रिव्यू करती है और उसके बाद जैसे भी 3 वैक्सीन को दे दिया गया। मैं वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट की बात करती हूँ उस पर सिर्फ एक जुमला जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि इस पर बहुत बात होती है। देखें, वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उस वैक्सीन लगाने से कुछ रिस्क और कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन वैक्सीन ना लगाने का खतरा जो है वो उससे कहीं ज्यादा है जो वैक्सीन लगाने की वजह से आपको जो मार्जिनल जो रिस्क होता है। तो वैक्सीन जरूर लगाइए जिसके पास, मेरी तो अभी बारी नहीं आई है, अगर मेरी बारी होती तो इस वक्त मैं जरूर इस वक्त वैक्सीन लगा रहा होता। दूसरी जो आपने बात की, देखें 600 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं जहां पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी सारे पाकिस्तान के अंदर। तमाम जो वर्कर्स जिन्होंने ये वैक्सीन लगानी है उन तमाम की ट्रेनिंग वो पूरी एनसीओसी ने कोऑर्डिनेशन की और तमाम वर्कर्स को ट्रेन किया गया है। तो दस्तयाबी वैक्सीन की, उसका प्रोसीजर, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको लगाने का तरीकेकार, उसकी जो डेटा एक्यूमुलेशन और रिपोर्टिंग है, तो ये पूरा एक निजाम मरबूत बनाया गया है जो पिछले को 2 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है। और जाहिर है कि जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो उसमें फिर मजीद लर्निंग आएगी और उसके अंदर हम बेहतरी करते जाएंगे। ठीक है, अब सर कुछ जरा सियासी सवाल आपसे हो जाए। इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये खबर आ रही है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। क्यों जरूरत पेश आ रही है हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस की, अगर हुकूमत लेकर आती है? ये वैसे आपका पहला सवाल और दूसरा सवाल जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि पहले जिस तरह कोरोना एक मर्ज है, उस मर्ज के लिए वैक्सीन दरियाफ्त की गई है और वो वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लोगों को वो मर्ज ना हो। इसी तरीके से हमारी असेंबलियों के अंदर सेनेट के इलेक्शन के वक्त ज़मीर बेचने की और ज़मीर की बोली लगाने का मर्ज है। तो ये जो कानून हम जिसकी बात कर रहे हैं ये भी एक आप समझ लें वैक्सीन है, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आपके लिए खबर नहीं है, ना ये पाकिस्तान में किसी के लिए खबर है, ना ये वो सियासी पार्टियां जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं इस तब्दीली की कि एक शफाफ तरीके से सेनेट का इलेक्शन हो, ना इनके लिए कोई खबर है, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं, बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां भी जो हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा चुकी हैं कि किस तरीके से सेनेट के अंदर बोली लगती है। और इस दफा भी
अल्हम्दुलिल्लाह बोली लगनी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, और आपको पता है हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू किया और हम नेशनल असेंबली के अंदर भी गए, तो उसके अंदर बिल्कुल ये भी कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली का प्रोसेस अभी सेनेट में जाना है, उसमें टाइम लगेगा, कि एक ऑर्डिनेंस भी कर दिया जाए। हमारे ख्याल में वो ऑर्डिनेंस जो है वो ज़ाहिर कानून के मुताबिक है, और कोर्ट्स के पास तो ये रिव्यू का इख्तियार होता ही है। आई थिंक उस कानून उस प्रपोज ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर ये लिखा भी जा रहा है, रेफरेंस भी किया जा रहा है कि ये इस वक्त ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट के, और जो भी सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगी ज़ाहिर उसी की बुनियाद के ऊपर फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, उस वैक्सीनेशन के तो सर साइड इफेक्ट्स अल्लाह करे कोई ना हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कुछ जरूर नजर आ रहे हैं। ये जो वैक्सीन आप सेनेट इंतखाबात के हवाले से ट्राई कर रहे हैं, और वो है अपोजिशन की मुखालफत। ये भी बात हो रही है कि अदालत में भी जो है वो जाया जा सकता है। कौमी असम्बली में इजलास में जो कुछ हुआ वो हमने सबने जो है वो देखा है। अपोजिशन ये कहती है कि आपके नंबर्स पूरे नहीं है, इस वजह से आप ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। यार ये नंबर जो है ना हमारे, ये पिछले 6-8 माह के अंदर 2 दफा टेस्ट कर चुके। पहले तो सेनेट के अंदर आपको पता है कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है, वाज़े अक्सरियत है, तो उसी चक्कर के अंदर उन्होंने कहा जी हम सेनेट चेयरमैन बदलेंगे, और आप उस दिन इनके साथ हुई क्या ये सबने देख लिया। उसके बाद ये तो पुरानी चले बात हो गई। अभी दिसंबर के महीने में फैटफ की जब लेजिस्लेशन आई और जॉइंट सेशन हुआ, नेशनल असेंबली और सेनेट का जॉइंट सेशन हुआ, तो उसके अंदर भी अक्सरियत है, कोई 12 या 13 वोट की अक्सरियत मौजूद है ऑपोजिशन की, क्योंकि सेनेट में ज्यादा लोग हैं। वहां पर भी आपने देखा कि वो अपने लोगों को बुला के वोट नहीं डलवा सकते। सो वोट तो इनसे नहीं डलवाए जा रहे। हुकूमतों को एक अनफेयर एडवांटेज होता है, अगर आप गैर शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो हुकूमत के पास तो बहुत कुछ होता है देने के लिए। ये तो सिर्फ रिश्वत दे रहे ना, और पैसा लग रहा है कि इतने करोड़ देंगे अगर एक वोट डालोगे। हुकूमत अगर डर्टी प्ले करना चाहे तो हुकूमत के पास तो और बहुत सारी चीजें होती देने के लिए। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं भाई। ये सियासत छोड़ दें आप, आज से कोई 35 साल पहले चले जाएं। इमरान खान है एक क्रिकेटर, सारी दुनिया में जो टीम विजिट करती है एक दूसरे को तो तूफान खड़ा हो जाता है, धांधली हुई, चाहे कोई भी दुनिया के मुल्क हो, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगता है। दुनिया की सबसे अच्छी टीम, और उस वक्त की दुनिया की सबसे अच्छी टीम और दुनिया की तारीख की बेहतरीन टीमों में से एक वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आ रही है, और इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं न्यूट्रल अंपायर से खेलेंगे। सो वो तो यकीन रखते हैं इसके अंदर कि एक शफाफ तरीके से इलेक्शन कराना चाहे। ये हम पिछली दफा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी उसके अंदर भी तजवीज रख सके थे, लेकिन चले आप हमें छोड़ दें। 2 पार्टियां, उनका नाम आपने शायद सुना हो, एक का नाम है मुस्लिम लीग नून और दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो साथ बैठे, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत किए, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि हम शफाफ तरीके से शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाएंगे सेनेट का। सो अब क्या चीज हुई है जिसकी वजह से एकदम से ये मंतक बदल गई है और अब कोई नया फैसला? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो सवाल असद साहब उठाया जा रहा है वो हुकूमत की नीयत पर है। जिस तरह से हुकूमत पुश कर रही है, आपने कहा नंबर्स इनके हो सकता है कम हो जाए, इसी तरह से आप असेंबली में लेकर आए, असेंबली में आपको मालूम था कि आपके पास जो है वो नंबर नहीं है, तो मकसद क्या इनको एक्सपोज करना है, या मकसद वाकई हुकूमत संजीदा है इन इस्लाहात में और ये करना चाहती है? सर मकसद ये है, बिल्कुल करना चाहते हैं, और मकसद इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना, इतना हम क्यों पुश कर रहे हैं। कल हमारा वोटर जब हमसे ये पूछेगा कि भाई तुम ये छोड़ो वो क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें वोट दिया कि तुम इस्लाहात लेके आओगे, बाकी तमाम इस्लाहात के साथ साथ इंतखाबी अमल में इस्लाहात लेके आओगे, और उसमें सेनेट का इलेक्शन भी शामिल है। बार बार तुमने खड़े होकर ये कहा कि ये जो है इलेक्शन के अंदर वोट बिकता है, जमीर बिकता है, बोली लगती है, जमहूरियत की बेतौकीरी की जाती है। तो तुमने क्या किया? क्या तुम सिर्फ बयान देते रहे? अब हम ऑपोजिशन नहीं है, सिर्फ बयान देने से हमारा काम नहीं चलता, हमें अमली तौर पर यह दिखाना है कि जो भी आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे पास इख्तियार है, हम पूरा इख्तियार इस्तेमाल करेंगे कि ये कोशिश करने के लिए कि पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान ये देख सकें कि जो लोग हमारे लिए मुंतखब होकर कानून बनाने के लिए आ रहे हैं वो एक शफाफ अमल से मुंतखब होकर आए हैं। अच्छा, लास्टली सर, ये लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ है इस पे शेख साहब ने तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है। हुकूमत किस तरह से निपटेगी ये लॉन्ग मार्च जो 26 को आएगा? क्या आप किस तरह से जो है वो देखते हैं कि इनके लॉन्ग मार्च को क्या इजाजत होगी या कोई सख्ती भी की जा सकती है? हाउ इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू हैंडल दिस?
अच्छा, पहली बात तो उसूली तौर पे मैं बता दूं, वजीर आजम का बिल्कुल क्लियर है, वो हमारी इवन सीनियर लीडरशिप के अंदर एक से ज्यादा राय हो जाती है, और किसी शख्स की भी मैं देखता हूं राय पहले कुछ और होती है, बाद में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। जिसकी राय बिल्कुल इस इशू पे नहीं बदलती है वो इमरान खान है। वो पहले दिन से ये बोल रहे हैं जो भी करना चाहते हैं इनको करने दो, जो जलसा करना चाहते हैं, जो धरना करना चाहते हैं इनको करने दो। क्योंकि वो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो वो जमहूरी आदमी है, वो यकीन रखते हैं कि जो लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए अपनी आवाज उठाने का, और इसके साथ साथ उनको ये भी पता है, मुकम्मल एतमाद है कि जो मुहिम चलाई जा रही है कि हमें चोरी करने दी जाए और हमें चोरी करने के बाद हमारा पैसा बचाने की इजाजत हो, उसमें अवाम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, किसी सूरत में अवाम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए ये पहली तारीख जो उन्होंने दी वो दिसंबर 2019 थी। उस वक्त तो आपको याद है ये इस्लामाबाद भी आ गए थे और आपके कुछ साथी जो हैं मीडिया के बड़े एक्साइटेड होके वो भागे भागे उनके पास भी गए थे, बड़ी एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर अगर आपको याद हो जब वो वहां से उठे थे तो उन्होंने कहा था बस बात हो गई है, मार्च 2020 और मामला खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास डेट आई दिसंबर 2020, फिर हमारे पास डेट आई जनवरी 2021, अब मार्च आ गई, इसको भी भुगता लेंगे यार जैसे पहली तारीखें भुगताई है। ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, वफाकी वजीर मनसूबा और सरबराह NCOC जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, ये जो आईनी तरमीम की बात हो रही है, हुकूमत ये किस तरह से जो है वो आईनी तरमीम जो है वो लेकर आएगी, क्या ऑर्डिनेंस आएगा, पार्लियामान के अंदर भी है, अदालत से भी रुजू किया हुआ है हुकूमत ने, और दूसरा क्या अपोजिशन इन तरमीम का रास्ता के इलेक्शन जो होना है सेनेट का वो हुकूमत शो ऑफ हैंड के जरिए, ओपन बैलेट के जरिए ना करा सके, क्या अपोजिशन इसको रोक सकेगी? इस पर हमारी आज की डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त का। हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो हमारी आज की इस डिबेट में शरीक होंगे। मैं अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये आज खबर ये भी आ रही है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए भी जो है वो ये तब्दीली ला सकती है, क्या करेंगे सर? हुकूमत तो अब मुसर है कि ये जो सेनेट इलेक्शन है ये शो ऑफ हैंड के जरिए ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हुकूमत इतनी कंफ्यूज है कि सबसे पहले वो रेफरेंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो रेफरेंस अभी पेंडिंग है उस पर फैसला नहीं आया, कि ये कह रहे थे कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा उसके नतीजे में काम करेंगे। उनके इतने ज्यादा वो पैनिक है कि दूसरा उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो नेशनल असेंबली में ले किया है, अभी वो नेशनल असेंबली में है, उस पर अभी तक डिस्कशन नहीं की। और आज इनका तीसरा बड़ा ड्रामा सुनने में आ रहा है कि वो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑर्डिनेंस से वो चीजें ठीक नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस सिर्फ आप जो है वो आम लॉ जो है, जो इलेक्शन लॉ है, उसमें तो आप तब्दीली एक ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना ये ऑर्डिनेंस के पास, सदर के पास ये इख्तियार है, ना सदर ये ऐसा काम कर सकता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई तब्दीली होगी, आइन खुद कहता है, आइन में लिखा हुआ है, उस वक्त जब दोनों ऐवानों में 2/3 मेजॉरिटी होगी, इवन उस वक्त आइन में अमेंडमेंट हो सकती है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं दिया गया, ये प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। ये जब भी अमेंडमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, आईनी अमेंडमेंट होगी, उस वक्त होगी जब दोनों ऐवाना में 2/3 मेजॉरिटी हो, उससे हो सकती है। ना ये हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है, ना ये हुकूमत हुआ है जो सिंपल। आप इसकी इस कदर शिद्दत के साथ, अब्बासी साहब आप इस कदर शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मुझे याद है आप लोग तो खुद डसे हुए हैं, जो सेनेट की तरीके अदम एतमाद के मौके पर हुआ था, आप खुद भी वहां पर मौजूद थे सर। हो नहीं जाना चाहिए ये? अगर इस तरह से जो है वो तरीकाकार अगर तब्दील होता है, आप भी कहते हैं, वो भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि होना चाहिए, तो फिर कर लें सर। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म जरूर अडॉप्ट करना चाहिए था। कमेटी ऑफ द होल बनी थी सेनेट में, उसने सिफारिशात भी दी थी कि यदि सेनेट के जितने भी इलेक्शन होते हैं उन पर जरूर सवाल उठते। ये सिंसियर नहीं है। मैंने आपकी इनकी 3 चीजें गिनवाई गई, इनको रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है।
इनको क्या काम करना चाहिए था? इनको एक काम करना चाहिए था कि आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 8 महीने पहले दोनों हाउसेस की एक कमेटी बनानी चाहिए। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए थी दोनों पार्लियामेंट की, और उनके आगे ये एक क्वेश्चन रखते कि जनाब सेनेट के इलेक्शन चूंकि हमारे यहाँ जो होते रहे वो उन पर बड़ा क्वेश्चन उठे, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, मिलकर अमेंडमेंट लाते हैं, इसमें बैठ के डिस्कशन होगी। और ये काफी लंबी डिस्कशन होती कमेटी के अंदर, कोई 1 आध महीना 2 महीने डिस्कशन रहती है, एक मैकेनिज्म बना के आते, सारे इकट्ठे इसको करते। आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने में से 3 दिन रह गए। 3 दिन पहले इन्होंने एक बिल जो है जो नेशनल असेंबली में ले किया, उस पर भी वोट नहीं हुई, उस पर भी पार्लियामान में अब्बासी साहब बड़ा मुश्किल है। देखें पार्लियामान में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ये कौमी असेंबली में गया है ना सर, जो तकरीरें हुई और उस दिन जो मेंबरान ने किया, ऐसे माहौल में कोई बिल पर किसी ऐसे तरीकेकार की तब्दीली पर बात बड़ी मुश्किल नजर आती है। लेकिन मुझे जरा नईर बुखारी साहब से जरा पूछ लेने दें। नईर बुखारी साहब, आप क्योंकि लॉयर भी हैं सर, ये जो खबर आ रही है कि ऑर्डिनेंस भी आ सकता है, अब 11 फरवरी को जो है वो शेड्यूल जारी होना है, क्या कानूनी तौर पर ये ऑप्शन है हुकूमत के पास कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए ये चीज जो है वो बदल दे? शुक्रिया। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हाँ। गवर्नमेंट कंफ्यूज है। उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इनकम्पिटेंट नजर आते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझ नहीं पा रहे। बुनियादी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सेपरेटली दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी से पास करनी पड़ती। अच्छा। और जो ऑर्डिनेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आ नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए अलाउ करता है आर्टिकल 89 के जरिए। जब कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी हो और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई हाउस भी इन सेशन ना हो, तो तब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है ऑन दी अप्रूवल और रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। सो पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस ये आ नहीं सकता, और ऑर्डिनेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। हाँ, अगर इलेक्शन एक्ट को अमेंड करना चाहते हैं, अच्छा, इलेक्शन एक्ट को तो बिल्कुल अमेंड कर सकेंगे, लेकिन इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करता। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन को नॉर्मल लेजिस्लेशन ओवरराइड नहीं करती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनका आइडिया मिसकंसीव्ड है, ये आइडिया उनका इग्नोरेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, नहीं देखिए सर, मुझे एक चीज जरा क्लियर करेंगे सर आप, क्योंकि ऑर्डिनेंस के हवाले से अक्सर ये बहस होती है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मॉरली क्या ठीक है या गलत है, ये बहस की जा सकती है, लेकिन कर सकती है हुकूमत के पास, ये इख्तियार होता है कि वो कर सकते हो। तो इसमें आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये कर भी नहीं सकती लीगली? नहीं, बिल्कुल कहता हूँ, मेरा ये मौकफ है कि आर्टिकल 238 और 239 है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अच्छा। ये ऑर्डिनेंस लाते हैं आर्टिकल 89 के नीचे, और वो जो लेजिस्लेशन का चैप्टर शुरू होता है आर्टिकल 70 ऑनवर्ड शुरू होता है। तो लेजिस्लेशन को इसके हवाले से तो हो सकती है कि जॉइंट सेशन, अगर एक हाउस पास करता है दूसरा रिजेक्ट करता है, जॉइंट सेशन आ सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जॉइंट सेशन भी नहीं हो सकता। दोनों हाउसेज को इंडिपेंडेंटली 2/3 मेजोरिटी पास करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बड़ी रेयर होती है, इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट। वैसे ये तो अब गवर्नमेंट खुद भी मान चुकी है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि वो जो बिल टेबल हुआ है इसके लिए वो आईनी तरमीम का ही बिल है, 26वीं आईनी तरमीम का। देखिए, बिल उन्होंने टेबल किया, लेकिन मेरी एक बात सुन लें आप। हाँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें पाकिस्तान की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑन बोर्ड थी, एक वर्किंग रिलेशंस था, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के एफर्ट से, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो पार्लियामेंट में जमात इस्लामी थी, JUI थी, ANP थी, बाकी जितनी जमातें थी वो जब थी ऑन बोर्ड लेके 80 अमेंडमेंट हमने की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके। अच्छा। ये हुकूमत जो है इसको तो ना हुकूमत करने आती है, ना ये पार्लियामेंट चला सकते हैं, ना इन्होंने कभी वर्किंग रिलेशन रखे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर शफाफियत आप लाना चाह, फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 226 के हद तक नहीं, बल्कि एक आध और आर्टिकल भी अमेंड करना पड़ेगा, जिसे आर्टिकल 63 बोलते हैं।
क्योंकि आर्टिकल 63A में एक जो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं या डी सीट कर सकते हैं पार्टी हेड, उससे 3 प्रोविजन है। एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात थे, दूसरा थे, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पार्टी पॉलिसी फॉलो नहीं करता तो आर्टिकल 63 उसको डी सीट नहीं करने का इख्तियार देती पार्टी हेड को। तो आपको देखें उसमें जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इंटेंशन आप देख लें कि वहाँ पे ये लिबर्टी भी तो बस तो है प्रोविंशियल इलेक्टोरल कॉलेज के हैं। रास्ता इसका ये अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स जो है वो पार्लियामान से ही होनी है। यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस? यस, आई एम वेरी क्लियर। अच्छा ठीक है। मैं हुमायूं साहब सर ये जो दोनों आर्गुमेंट आपने सुन लिए हैं, मगर लार्जर क्वेश्चन ये भी है कि हुकूमत क्यों इस कदर इसरार कर रही है, और अपोजिशन कहती है कि आपका मसला जो है वो नंबर्स का है, नंबर्स की वजह से जो है वो इसरार है कि इसको जो है वो शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट ही होना चाहिए। देखिए जी, आपने आज तक कोई इलेक्शन या कोई सेनेट का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन देखा है जिसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स टूट के अपोजिशन चले जाएं? आज तक कभी हुआ है? आप पिछले 25 साल की हिस्ट्री देख लें पोस्ट 88। हमारी सिटिंग हुकूमत है वफाक में और 3 सूबों में, और हम सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते थे इस अफरा तफरी से। और हमेशा जो हमने देखा हर 3 साल बाद जो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार लगा करता था, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम ये सेनेट की चीज खत्म करना चाहते हैं, इलेक्शन का तरीका। नाउ ये जो आइन की अमेंडमेंट है रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी हुकूमत में भी पूरी ऑब्वियसली लॉ मिनिस्ट्री बैठी है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस बैठा है, उधर बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम शख्सियात हैं, अब्बासी साहब और नैयर बुखारी साहब। लेकिन हमारा व्यू ये है कि जो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ उसमें सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली, ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है जो सीक्रेट बैलेट के तहत होता है। अच्छा। सेनेट के इलेक्शन पे उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका फिर 2017 एक्ट में इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना तरीकाकार निकाला था और उसमें तरीकाकार में सीक्रेट बैलेट होता है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन में भी ये इशू था, वो सीक्रेट बैलेट हुआ करते थे। सिंध हाई कोर्ट ने रूल किया कि वो सीक्रेट बैलेट ही रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि नहीं, जो भी अगर आप एक्ट है, अगर को लेजिस्लेशन है, उसको आप चेंज करके उसको सीक्रेट बैलेट न रहने दें। और इस वक्त पाकिस्तान में लोकल बॉडीज का जो सिलसिला है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होता। अब देखिए हमारे एक्शंस क्या थे। हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा है, जो अभी पेंडिंग इशू है, इट्स ए पेंडिंग इशू। दूसरा, क्योंकि ऑपोजिशन कह रही थी कि हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे ये, तो हमने कहा लो ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके अलावा भी कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज के इलेक्शन कंटेस्ट करने का तरीकाकार पे भी, इसलिए भी वो जरूरी थी। इस वक्त जो उस दिन हाउस में हाल हुआ है, मैं बिल्कुल इस बात पे पीटीआई टोटल यकीन रखती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी बहस और तकरार के बाद होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़ी पार्लियामेंट्स में रहा हूं जी, जब 13वीं तरमीम आई थी, 8वीं तरमीम को खत्म करने, पीएमएलएन का दौर था और 38 मिनट के अंदर, 38 मिनट जी, मैं उस हाउस के अंदर बैठा हुआ था, 38 मिनट में वो अमेंडमेंट पास कर दी। वो और बात है कि जस्टिस सजाद अली शाह ने वो नल एंड वर्ड करार दे दी थी, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि ये 38 मिनट में पास हो। लेकिन किसी किस्म का कोई मूड, देखिए इस वक्त ये सिर्फ अपोजिशन ने जिद की हुई है। देखें, मगर लीगल चैलेंजेस, हुमायूं साहब, लीगल चैलेंजेस यहां पर भी हो सकते हैं और टाइमिंग बड़ी क्रूशल है कि इलेक्शन से 3 दिन पहले ये इस तरह से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो आना है, दैट इज अ क्वेश्चन। मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये कोई नंबर्स वाला मामला है, मैं जरा सर आता हूं, जरा ब्रेक के बाद जरा इस पे बात कर लेते हैं कि क्या नंबर्स का इशू है इसके अंदर या नहीं। एक ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद बात हो रही है सेनेट इलेक्शन और फिर उस पर तरमीमी ऑर्डिनेंस। हुकूमत जो है वो जो रास्ता इख्तियार कर रही है उस पर अपोजिशन की बड़ी तनकीद है। जावेद अब्बासी साहब, वो हमायूं अख्तर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को तो नंबर्स का कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन ही बड़ी होती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को ये कहना कि इनके नंबर्स का मसला है, इस वजह से जो है ये लाना चाह रहे हैं, तो ये को बात को बनती नहीं है उनके मुताबिक अपोजिशन का ये इल्जाम। हुमायूं साहब को बड़ा एहतराम है, उन्होंने बड़ी हमेशा माकूल बात भी करते हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन उनसे सिर्फ ये एक मुतबाना रिक्वेस्ट जरूर है कि इस वक्त जो पैनिक हुकूमत क्रिएट कर रही है, कोई ना कोई बात जरूर है, हमें ये समझवा दें कि अगर ये पैनिक ना होते तो मैंने अभी पहले अपनी बात शुरू की कि एकदम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले का फैसला नहीं किया और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गए जो इन्होंने लेके है नेशनल असेंबली में, अभी उसका भी फैसला नहीं हुआ तो इन्होंने आज अभी शाम को प्रेसिडेंट से अभी कुछ ही देर पहले ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। ये कहीं कोई ना मसला है जो इनको बहुत खौफ और डर है। एक तो खौफ और डर यकीनन इनको है कि आपने देखा कि नहीं, वो मसला क्या है सर, वो मसला क्या है, वो मसला नंबर्स का है या किसी और का? नंबर वाली थ्योरी पे तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो मसला ही नहीं होना चाहिए। जरा सुन तो ले मेहरबानी करें, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, 20 MPA इनके चले गए थे, उसके बाद इन्होंने उनको फारिग किया और मेरा ख्याल है कि ये जरूरी नहीं होता कि MPA हुकूमत के भी जाते हैं या किसके जाते हैं, सबसे ज्यादा खतरा उन जमातों को होता है जिनके पास ज्यादा तादाद में होते हैं और PTI के लोग खफा हैं, चूंकि इस वक्त वो जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज है वो बड़े खफा है दोनों प्रोविंसेस में, क्योंकि बड़े सीनियर गवर्नेंस के इशू हैं। हालांकि उस वक्त परवेज खट्टर जैसा बड़ा समझदार आदमी भी बैठे हुए थे और वो बड़ा उनको ज्यादा इस बात का पता भी था। अब तो मामलात इनके और खराब हैं, जो पंजाब से खबरें आ रही हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं, वो बड़ी खौफनाक खबरें और इनको यकीन भी है कि ये जो पैनिक हो गए हैं। दूसरी ये है कि ये कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जिन्हें किसी तौर पर सूबाई असेंबली के मेंबर वोटे नहीं देना चाहते, उनके बड़ी रिजर्वेशन है। वो कहते हैं अगर तो PTI के आप लोग लाते हैं, PTI के असर लोग लाते तो वो तो ठीक है, पहले आपने इनको मशीर बना के रखा है, इन सब लोगों को कहां से दुनिया से आप इनको उठा के लेके आए, हमने कभी इनकी शक्लें भी नहीं देखी थी और आप मशीर में रहे और आप उनको सेनेटर भी बनाने जा रहे हैं। अब हुमायूं साहब जैसा आदमी आए तो उसे तो कबूल कर लेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे आदमियों को ला रहे हैं जिनके लिए गुंजाइश नहीं है पार्टी के अंदर। इनको डर है कि हमारे लोग उन लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि एक तो वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ सेनेटर बनने या मशीर बनने के लिए आगे आए हुए हैं। वो तहरीक इंसाफ के MPA समझते हैं कि उनका हमारी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, उन्हें इस वक्त इलेक्शन जिताना मुमकिन नहीं है इनके लिए। दो बड़े आपका शक जो है वो इनकी नीयत के ऊपर है। अब बुखारी साहब, आपको भी लग रहा है कि कोई गड़बड़ है इसके अंदर? होगा। अच्छा, रहमान नसीब गुजारिश ये है कि क्योंकि वो पहले हमने कानूनी ऑप्शंस की बात की, ये सियासी सवाल है, ये वाला जो है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें तो अपने जो मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो एतमाद है उनसे। अच्छा। और गालिबन को एतमाद नहीं अपने मेंबर्स पे, और फिर यह कि इनकी चॉइस गलत थी, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दे के पार्लियामेंट में ये लेके आए, या ये इनका क्लियर हेडेड नहीं थे उस वक्त, और या इनको कुछ डिफेक्शन हो रही है, तो डिफेक्शन के भी रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि करप्शन की बात हो, डिफेक्शन के और बहुत सारे रीजन होते हैं। लोग एग्रीव्ड हैं इनसे, लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, लोगों ने आइंदा इंतखाबात लड़ने हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और एक बात हुमायूं अख्तर साहब ने जो बात की कि इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिर एक मिसकंसीव बात है, मिसकंसेप्शन कि सेनेट के इलेक्शन और नेशनल असेंबली के इलेक्शन, आप ये देखें कि उनकी नंबर ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स, उनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। लेकिन वो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो उस एक्ट के नीचे होती है जो प्रोविंशियल लॉ होता है। इसलिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन लोकल बॉडीज इलेक्शन और नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट के इलेक्शन के लिए। और फिर आया ये सिर्फ इस हद तक
जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली बात है उसको ये कहाँ लेके जाएंगे। सेकेंडली फिर ये लोकल बॉडीज को भी सीक्रेट बैलेट से करवाना चाहते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? अच्छा, तो ये इनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। नहीं मगर देखें बुखारी साहब, अब इसमें लीगल क्वेश्चन जो है कि सदारती रेफरेंस को जो है वो मशरूत कर दिया जाता है अदालती फैसले के साथ, क्या इज इट पॉसिबल? और फिर क्योंकि ये भी हम सुन रहे हैं कि बाकी पार्टियां, ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी इतला थी और मौलाना फजल रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, अब वो इसके खिलाफ कोर्ट में जो है वो जाने की ऑप्शन पर भी गौर करें। तो पीपल्स पार्टी को, आप सर बड़े सीनियर ओहदे पर भी हैं, क्या पीपल्स पार्टी को इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाना चाहिए कोर्ट के अंदर? देखिए जी, ये हम क्योंकि हम पीटीएम का हिस्सा हैं तो हम कलेक्टिव डिसीजन करेंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट की बुखलाहट थी। हमने जब कलेक्टिव डिसीजन किया कि हम ज्वाइंट कैंडिडेट्स देंगे तो एकदम इन्होंने कल फिर ऑर्डिनेंस की बात की, आज ऑर्डिनेंस लेके आ गए। और ये मैं समझता हूँ कि इसको, लेकिन एक बात और है, रेफरेंस जो है, रेफरेंस इज ऑलवेज इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी। हाँ, रेफरेंस इज ऑलवेज इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी। अच्छा, दैट इज नेवर अ बाइंडिंग थिंग। कोर्ट वर्डिक्ट्स आर ऑलवेज बाइंडिंग, लेकिन जब एडवाइजरी की बात हो तो फिर इट इज ऑप्शनल थिंग। जो उस एडवाइस को किस हद तक कबूल करते हैं, किस हद तक कबूल नहीं करते। लेकिन क्यों इस बुखलाहट का शिकार है कि ये गलती दर गलती करना चाहते हैं, मतलब ये कंफ्यूज है। वेट कर लेते उस जजमेंट को, वेट कर लेते, ठीक है, जो जजमेंट आने वाली है या जो वर्डिक्ट आने वाली है या जो एडवाइस आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से, उसका इंतजार कर लेते। ये इनकी बुखलाहट है, ये इनकी घबराहट है, और मैं समझता हूँ कि ये इनकी गवर्नेंस भी बुरी है, ये पार्लियामेंट को भी चलाना नहीं जानते और ये कानून। चले, मैं ये हुमायूं साहब के सामने सवाल रखूंगा, जरा एक ब्रेक का लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं तो इस बहस को समेटते भी हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुमायूं अख्तर साहब, ये हुकूमत की जो कन्फ्यूजन की बात हो रही है कि पार्लियामेंट में भी आईनी तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू और फिर अब ऑर्डिनेंस भी, तो क्या वाकई हुकूमत कंफ्यूज है इस सारे मामले के हवाले से? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है और वो एक स्ट्रेटजी के तहत चल रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम ये इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो है ये सेनेट की इलेक्शन से शुरू करें और ये हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला सालों साल से जो चल रहा है वो बंद हो। अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि किस नौयत के लोग पीटीआई एज सेनेटर लाएगी, टिकट्स इनको देगी, ये टोटली स्पेकुलेटिव इनकी सोच है और ये अखबारी और मीडिया की खबरों पे जा रहे हैं। अभी इसका फाइनल फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे कि उन्होंने अपने सेनेट के टिकट्स किसको देने, किसी किस्म का कोई इसके फैसला नहीं हुआ। इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि बहुत से एमपीएस हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल रहे हैं पीएमएल-एन के। हमने ये भी देखा है कि पीएमएल-एन के अंदर अपने धड़े हैं। मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है, शहबाज शरीफ का। आखिर आप सोचें कि क्या वजह है कि साल से लाहौर में और पंजाब में पीएमएल-एन की हुकूमत इधर जलसा वो कर नहीं सके। उसकी वजह यह है कि पंजाब को कंट्रोल करते थे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, और उन्होंने ताउन नहीं किया और वो जलसा टोटली फेल और पीडीएम की मूवमेंट उस दिन से खत्म हो चुकी है। तीसरा, पीडीएम के अंदर भी इत्तेफाक नहीं है, तो आप मिलके क्या इलेक्शन लड़ेंगे जब आप पीडीएम के अंदर तो इत्तेफाक रख नहीं सके, तो आपने सेनेट का क्या इलेक्शन मिलके लड़ना है। एक और चीज, ऑब्वियसली हम सुप्रीम कोर्ट के जो हमने रेफरेंस फाइल किया हुआ है उसकी सुप्रीम कोर्ट के व्यू का इंतजार करेंगे और इसी वजह से हमने लिंक किया है इस ऑर्डिनेंस को कि लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोच रखती है। अगर तो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई लेजिस्लेशन चेंज होनी है, उसके लिए ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक लीगल तरीका होता है, 2 दफा लाया जा सकता है, उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाता है। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि नैयर बुखारी साहब उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे या नहीं थे, मुझे उनकी टर्म याद नहीं रही, लेकिन 2015 की सेनेट की इलेक्शन के बाद सेनेट में और नेशनल असेंबली में नॉन पार्टिजन बेसिस पे एक पूरी कमेटीज बनी और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या तरीका कार अपनाया जा सकता है कि
ये सेनेट के इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और उस पे एक इनकी सोच आई थी कि जो बैलेट पेपर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन जो एमपीए या एमएनए जो वोट डाल रहे हैं उनका नाम पीछे आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जनरल इलेक्शन में ये नहीं हो सकता। जनरल इलेक्शन में बैलेट पे अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो वो डिबेट नहीं है, वो तो कह रहे हैं। आखिरी बात कर लूं, आखिरी बात ये है डिस्कशन 2015 में इलेक्शन इस पे बात हो चुकी है। इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी दोनों पीपल पार्टी बेनजीर भुट्टो साहबा के जिस पे दस्तखत थे महरूमा के और पीएमएलएन के, उसमें ये कंडीशन थी कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए किया जाए। शिक नंबर 23 है, वो शिक नंबर 23 है। मगर बुखारी साहब, ये पार्टी सरबराह किसी भी रुकन का वोट देख सकेगा। इज दैट अ फेयर रूल टू मेक सेनेट इलेक्शन के हवाले से? देखिए, पहले बुनियादी बात मैंने पहले अर्ज की आपको कि जो डिफेक्शन क्लॉज है वो सिर्फ 3 सिचुएशंस में डिफेक्शन क्लॉज एप्लीकेबल है। तो फिर ये आप ये समझते हैं कि अगर आपको बैलेट पे नाम लिख देंगे तो क्या, अगर वो बंदा पार्टी पॉलिसी से डिफाई करके वोट देता है तो क्या पेनल्टी क्या होगी, क्या प्यूनिटिव एक्शन क्या होगा, उसके बारे में उसमें कोई पार्टी से निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। तो इसलिए लेजिस्लेशन बड़ी सोच समझ के की जाती है, और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बार अमेंडमेंट होती हैं, बड़ी सोच समझ के की जाती हैं, और पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। अगर इनकी इंटेंशन थी तो ये सारे इश्यूज पे एक वर्किंग रिलेशन बनाते पार्लियामेंट के अंदर, जो एक कतन नहीं बना सके। अच्छा, और इस हॉस्टाइल एटीट्यूड में हाउ डू दे एक्सपेक्ट कि उनके बिल को सपोर्ट किया जाएगा? ठीक है, राइट। मैं समझता हूँ, मेरी एक और बात सुन लें। जी। बिल्कुल इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन अब इलेक्शन रिफॉर्म्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम हम समझते हैं कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, ना इनके पास वो सलाहियत है इस गवर्नमेंट के पास। हम समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, न सिर्फ सेनेट इलेक्शन के हवाले से, बाकी जो इश्यूज है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मेरे पास टाइम। अब्बासी साहब, योर फाइनल कमेंट के क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस जो है वो पीटीआई की हुकूमत जो है वो ला चुकी है, कोई रास्ता है आपको नजर आता है आपकी जमात के पास जिन तरह की मुखालफत कर रहे थे इनको रोकने का? मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक के जो मैया साहब ने पहले आइन की आर्टिकल कही, आइन की एक आर्टिकल है जो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो होगा वो जो होगा शो ऑफ हैंड को उसका, उसके अलावा तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। जब तक आइन की उस आर्टिकल को अमेंड नहीं किया जा सकता उस वक्त तक ओपन इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा सकते। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये आर्डिनेंस निकाल भी इन्होंने दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस आइन की आर्टिकल में नहीं लाया जा सकता। ऑलराइट सर, मेरे पास टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, हुमायूं अख्तर साहब और नैयर बुखारी साहब आज के इस डिबेट में हमारे साथ शरीक थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।